के इस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए सभी अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, नौजवान दोस्तों को, हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, सबका मैं नतमस्तक होकर अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और विशेष रूप से योगेश वर्मा जी जो आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, उनके साथ साथ दिल्ली विधानसभा में मेरे सहयोगी महेंद्र नागपाल जी जो यहाँ पर एमएलए भी रहे हैं और कॉर्पोरेटर भी रहे हैं, दोनों ही रहे हैं, और साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी और समस्त यहाँ की बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा जो आरडब्ल्यूए के सदस्य और ऑफिस बेयरर्स यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए एक प्रकार से मिक्स्ड भावनाओं का कार्यक्रम है। आपके बीच में लगभग 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पर आने का और आपसे मिलने का मौका मिला है। यूं तो इस 1 साल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप में से बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क रहा है, लेकिन ये पिछले 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल है, ये मेरे राजनीतिक जीवन के लिए भी पिछले 27-28 साल में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा है, और इस समय की बहुत सारी दुख भरी घटनाएं, तकलीफ वाली घटनाएं, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी एक देश के बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी महापात्रा जी की किस प्रकार से समर्पण से उन्होंने काम किया और किस प्रकार से हमने उन्हें खोया। उनका इलाज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हर रोज मैं मॉनिटर किया करता था, उनसे बात किया करता था, लेकिन ऐसा एक नहीं, इतने सारे उदाहरण हैं। यहाँ हमारे बैठे हुए जो कॉर्पोरेटर हैं, हमारे योगेश वर्मा जी, इन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को इस कोविड काल के अंदर खोया है, और मैं जानता हूं कि वो कितनी तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। कितने सारे हमारे साथी, दोस्त, रिश्तेदार, शायद कोई ऐसा होगा यहाँ पर जिसके अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर उसका कोई निकट संबंधी, जिसके साथ उसका अत्यंत आत्मीयता का, अत्यंत प्रेम का रिश्ता होगा, उसको उसने इस दौरान में खोया ना हो। मैंने स्वयं अपने बहुत सारे अच्छे डॉक्टर मित्रों को और परिचित लोगों को इस 1.5 साल के अंदर खोया। हमारे क्षेत्र के ही बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर शेखर अग्रवाल, जो देश के बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनको हमने इस कोविड काल में खो दिया। और ये संख्या जो है, ये लिस्ट जो है, ये बहुत लंबी है। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं आपसे मिल रहा हूं तो मुझे
इतने दिनों के बाद एक तकलीफ की बहुत बड़ी अनुभूति हो रही है। ये सब लोग जो हमारे जीवन से हमसे बिछड़ गए, उन सब की पवित्र स्मृति को इस अवसर पर मैं स्मरण करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मिल्खा सिंह जी से अपनी बात शुरू की थी। पीजीआई चंडीगढ़ में उनका जब इलाज चल रहा था और फोर्टिस मैक्स मोहाली के अंदर उनकी पत्नी का भी साइमल्टेनियसली इलाज चल रहा था, और हर रोज मेरी बात फोर्टिस के डॉक्टरों से भी और पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर से भी होती थी, और रोज उनसे मेरी उनके बेटे से बात होती थी। लेकिन उन दोनों का आपस में पति पत्नी का इतना अंतरंग संबंध था। पत्नी पहले ज्यादा बीमार हुई, वेंटिलेटर पर गई। पहले पत्नी का देहांत हुआ फोर्टिस में, और उसके 4-6 दिन के बाद मिल्खा सिंह जी का देहांत हुआ। और व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ हमारी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मुझे आज भी याद है कि 14 नवंबर 1997 में जब मैं दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री था, तो इसी इलाके के अंदर छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उसमें देश के सारे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के बीच में, जिसमें मिल्खा सिंह जी भी स्वयं उपस्थित थे, सारे हर क्षेत्र के सारे प्रतिष्ठित देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी थे। और हमने दिल्ली सरकार के लिए अटल जी से, हमारे प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे पार्लियामेंट में, उनसे हम लोगों ने दिल्ली के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी रिलीज कराई थी। उस जमाने में मिल्खा सिंह जी बहुत यंग होते थे, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस अवसर पर जब टोक्यो के अंदर दोबारा से ओलंपिक्स हो रहा है, उन्होंने उनको याद किया, कार्यक्रम को उनकी पवित्र स्मृति से शुरू किया। देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी जो पास्ट में रहे उनकी चर्चा की, और जो अभी जा रहे हैं और उनके बारे में चर्चा की। हमारे लिए ये अवसर बहुत तरह की प्रेरणा लेने वाला अवसर था। मैं आज के इस अवसर पर बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि कोविड के इस काल में हम सब के लिए अपनी सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, अपने साथियों की सुरक्षा करना, और उसके लिए सब प्रकार की सावधानियां बरतना, ये सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यक हो गया है। ये 1-1.5 साल का कार्यकाल, जैसा मैंने कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, और लॉकडाउन होने के बाद तो पिछले साल, उसके बाद से तो आपसे मिलना भी बहुत कठिन हो गया था। इस 1-1.5 साल के अंदर मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसके कारण भी सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क बनाकर रखना। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के चेयरमैन के रूप में भी सारे दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली, उसकी भी व्यस्तता रही। और साथ में कोविड की लड़ाई तो आप जानते हैं कि ये 24/7 365 डेज चलने वाली लड़ाई थी। ना कोई शनिचर था, ना कोई इतवार था, ना कोई 26 जनवरी थी, ना कोई 15 अगस्त था। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन दफ्तर नहीं खुलता था और दफ्तर दिन और रात काम नहीं करता था। दिन भर बहुत सारे लोग जो तकलीफ में रहते थे, उनके साथ भी संपर्क और संबंध होता था। बहुत सारे लोग ठीक होते थे और बहुत सारे लोगों को पूरे प्रयासों के बावजूद भी हम बचा नहीं पाते थे। बहुत सारे तकलीफदायक क्षण हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबने मिलकर जिस तरह से कोविड के खिलाफ संघर्ष किया है,
और डॉक्टरों के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने भी शायद रिकॉर्ड टाइम के अंदर भारत के अंदर 2 वैक्सीन्स को उपलब्ध करा दिया। ये हम सब के लिए, मेरे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में भी, ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सपोर्ट और समर्थन से ये वैक्सीन्स को देश के लिए वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराया। ये अपने आप में शायद एक प्रकार का रिकॉर्ड है कि 1 साल से कम समय में एक नए वायरस जिसके बारे में कोई पूरी जानकारी दुनिया को नहीं थी, उसकी वैक्सीन भी वैज्ञानिकों ने उपलब्ध करा दी। और आज 16 जनवरी से लेकर और 27 जून के बीच की यात्रा में देश में 32 करोड़ से ज़्यादा डोजेज हम जो है भारतवासियों को दे चुके हैं। आने वाले समय में जो योजना है उसके तहत अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि और भी कई सारी नई वैक्सीन जो है भारत के द्वारा ही बनाई हुई, जेनोवा कंपनी के द्वारा, बायोलॉजिकल इवांस के द्वारा, जाइडस कैडिला के द्वारा। अभी पहले ही आप जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक और स्पुतनिक की वैक्सीन तो देश में उपलब्ध होनी शुरू हो गई है। ये सारी वैक्सीन्स की इतनी मात्रा में प्रोडक्शन की हम लोगों ने योजना बनाई है कि इस साल के अंत तक देश के हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को हम लोग वैक्सीन देने में सफल और सक्षम हैं। आज भी, कल की तारीख में भी 60 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भारत के अंदर मिली है। इसलिए सबसे पहला तो मेरा आपसे निवेदन ये है आज के इस अवसर पर कि कृपया इस बात को सुनिश्चित करिए कि हमारे अपने क्षेत्र में, चाहे वो RWA के माध्यम से, चाहे यहाँ की जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को इसके लिए स्मरण कराएं कि कोई भी 18 साल से ऊपर का, और उसमें भी विशेष रूप से पहले इस बात का ध्यान करें कि 45 साल से ऊपर के बुजुर्ग वो पीछे ना रह जाएं और उनको उसके बाद दूसरी डोज, जैसे ही उसका दूसरी डोज का पीरियड आता है, समय आता है, वो जल्दी से जल्दी हम उनको वो वैक्सीन दिलवाएं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ गांवों का उल्लेख किया जहां 100% लोगों ने वैक्सीनेशन किया। मैं समझता हूं अपने इलाके में भी अपने अपने ब्लॉक के अंदर RWA और बीजेपी के कार्यकर्ता विशेष रूप से इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि उनके अपने ब्लॉक में 100% जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को वैक्सीन मिल जाए। और दूसरी बात जो कि बार बार दोहराई जाती है, और ये जो पहली वेव के बाद जो दूसरी वेव आई, इसके बारे में बहुत सारे लोग समझते हैं ये बहुरूपिया वायरस, इसमें जो म्यूटेशन हुआ इसके कारण शायद ये बहुत तेजी से फैली। वायरस में जितने मर्जी म्यूटेशन हो जाएं, जितने मर्जी भयानक म्यूटेशन हो जाएं, वो जितनी मर्जी तेजी से स्पीड से फैलने वाला हो, लेकिन अगर मेरे कार्यक्रम में, मेरे इलाके में, मेरे घर में, मेरे दफ्तर में, मेरे बाजार में सारे लोगों ने ठीक से मास्क पहना है, सारे लोगों ने ठीक से 2 गज की दूरी बना के रखी है, सारे लोग समय समय पर अपना साबुन से हाथ धो रहे हैं, और सारे लोग बेफजूल के अंदर भीड़ भड़क्के में नहीं जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही बाजार में जा रहे हैं, और 10 कामों को इकट्ठा करके लिस्ट बनाकर एक बार में बाजार के सारा काम करके आ रहे हैं। तो कितना मर्जी भयानक म्यूटेशन हो, वो हमारे शरीर में बीमारी दे नहीं सकता, वो हमारे इलाके में फैल नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, जिसको 2020 में मैंने सोशल वैक्सीन का नाम दिया था, और लोगों को कहता था कि वैक्सीन जब असली वैक्सीन आए, लेकिन सोशल वैक्सीन तुम्हारे पास उपलब्ध है। और ये सोशल वैक्सीन है ये मास्क। आपने 1.5 साल में मुझे इस मास्क को नीचे करते हुए नहीं देखा होगा।
शुरू में अगर आप फरवरी में मेरा फोटो ऐसा देखा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन लॉकडाउन के बाद से लेकर आज तक आपने किसी ने मेरा ऐसा फोटो शायद ना देखा हो, सिवाय एक दफा जब पल्स पोलियो के कार्यक्रम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा यार सारे आदमी यू सबका टेस्ट हुआ है, इसलिए इस बार इस समय आप कम से कम मास्क पहन लो, लेकिन तब तो नहीं तो ये बच्चे आपको पहचान नहीं पाएंगे। आपको जो है हम सब तो पहचानते हैं, मास्क में छोटे बच्चे जिनके लिए ये पोलियो का कैंपेन हो रहा है ये नहीं पहचान पाएंगे। उस एक बार के अलावा मैंने कभी मास्क नहीं उतारा, और वो इसलिए नहीं उतारा क्योंकि मैं इसके महत्व को अच्छी तरीके से समझता हूँ। 1.5 साल में इतने अस्पतालों में जाने का मौका मिला, इतने आईसीयू में जाने का मौका मिला, इतने नज़दीक से कोविड के मरीजों को देखने का मौका मिला, कोई काम बंद नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी कोविड से अपनी रक्षा करने के लिए सबकी अगर कोई मुझे नज़र आया तो ये मास्क। इसलिए हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि इसको मास्क को लगाने की आदत में किसी भी प्रकार की ढील ना दें। अभी बहुत सारी चर्चा है देश में, तीसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी। ये तीसरी वेव अगर आप सब चाहोगे तभी आएगी, आप सब नहीं चाहोगे तो नहीं आएगी। और जिस इलाके के लोग चाहेंगे उस इलाके में आएगी, जिस इलाके के लोग नहीं चाहेंगे वहाँ नहीं आएगी। जो अनुशासन पालन करेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करेगा, उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी, और जो लापरवाही करेगा तो वायरस का म्यूटेशन कमज़ोर भी होगा तो उसको प्रभावित कर देगा। इसलिए आप सबसे मेरी ये आज के इस अवसर पर विनती है, ज़्यादा कोई मैं बड़ी बात आज नहीं कहना चाहता, यही 2 बातों के ऊपर एम्फेसाइज बार बार हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी देश को कोविड से बचाना, आपकी सबकी सुरक्षा करना, ये सरकार का, हमारा सबका और समाज का ये सबका सामूहिक कर्तव्य है। और उसमें हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसके लिए जो हमें कंट्रीब्यूट करना है वो केवल इतना सा ही है जिसका मैंने आपको अभी यहाँ पर उल्लेख किया। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता। जैसे जैसे वातावरण ठीक होता जाएगा हम लोग और फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। पिछले 2 साल से आप जानते हैं कि जो एमपीज़ के लिए भी, सांसदों के लिए भी, उनके डेवलपमेंट फंड को भी रोक कर वो सारा का सारा जो है वो कोविड के इलाज के ऊपर खर्च करने का पार्लियामेंट ने निर्णय किया। हमारी अपनी जो पार्लियामेंट मेंबर्स की सैलरी होती है उसके अंदर से भी एक विशेष कटौती करके उस काम को भी कोविड के लिए लगाया गया। जैसे ही ये बंधन समाप्त होगा तो फिर दोबारा से अपने क्षेत्र में जो ऐसे विकास के काम हैं जिनको कि एमपी डेवलपमेंट फंड से करना है उसको हम लोग करना प्रारंभ कराएंगे। इस नाते आपके क्षेत्र में जो जो कोई ऐसी चीज़ें हो जानकारी के लिए वो हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे साथियों को आप देते रहें ताकि समय आते ही हम उनके ऊपर एक प्रकार से एक्शन ले सकें। मैं इस अवसर पर आपके सबके स्वास्थ्य की कामना के साथ और उसके लिए भगवान से प्रार्थना के साथ, और आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।